वैसे एक बात राहुल जी कह रहे थे कि जर्नलिस्ट विल यूज़ द एआई बट एआई विल नॉट रिप्लेस द जर्नलिस्ट। तो ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मनुष्यों का वैसे भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को एक विवेक दिया है। मतलब विशेष बात अगर दी है कि वो अपने विवेक बुद्धि से विचार कर सकता है, चिंतन कर सकता है और निर्णय ले सकता है। और निर्णय केवल वो अपने खाने पीने के बारे में नहीं, जीवन के बारे में, सोचने के बारे में, बहुत सारी नई कृतियों को तैयार करने के बारे में, बहुत सारे विषय में निर्णय ले सकता है। और मुझे लगता है कि एआई के ज़माने में भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, वो एचआई जो है वो चलता रहेगा, मतलब वो हमेशा रिलीवेंट रहेगा। और जितनी मुझे लगता है कि हम एआई की चर्चा ज़रूर करें, परंतु आजकल एआई जो है, मतलब हम लोग यूज़ करना शुरू कर दिए, लेकिन एआई अपना काम कर रहा है। आजकल एआई अपना काम कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा ले रहा है और दुनिया भर से ले रहा है डाटा। मतलब केवल आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं, नॉलेज भी ले रहा है। आजकल मैं बीच में मुंबई गया था, तो मुंबई में आईआईटी मुंबई में भारत ज्ञानम नाम से प्रोजेक्ट शुरू हुआ और अभी काफ़ी विशाल प्रोजेक्ट हुआ है। और वो भारत के लिए ही पूरा एक गौरव करने लायक प्रोजेक्ट है कि जिसमें भारत के पूरे ज्ञान से आधारित एआई एजेंट्स को, या एआई के जितने भी एलएलएम है और उसकी जितने भी सारा ज्ञान होगा उसको समृद्ध करने का एक व्यापक प्रयास चल रहा है। और अभी तक का मुझे लगता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई उनमें वो ज़्यादातर अंग्रेजी को ही प्राधान्य दे रही थी, प्राथमिकता दे रही थी। ये नया जो एआई आया है उसका मैं स्वागत इसलिए करता हूँ क्योंकि वो हमारी भाषाओं को, हमारी एक एक छोटी छोटी बोलियों को भी वो उसमें स्थान है, इम्पोर्टेंट स्थान है। और अभी जो प्रोजेक्ट मैंने समझा है वो केवल हमारी जो भारत, मतलब जो हमारी नेशनल लैंग्वेजेस है उसमें ही नहीं, तो जितनी भी हमारी बोलियां हैं, जिनकी लिपियां नहीं है, जिनमें आवाज़ मतलब ऑडियो या लोकगीतों के द्वारा जो ज्ञान है, या उसके जो एआई जो है वो टोन में भी बोलेगा। मतलब अभी हम लोग लिफ्ट में आते हैं तो वो विदेशी अगर कोई सेंटलर्स की समझो लिफ्ट है या और किसी की लिफ्ट है तो वो फिर जर्मन टोन में ही उसका चलता है और हम वही चलाते रहते हैं। तो लेकिन अभी एआई क्या करेगा, एआई में ये होगा कि हम वो हमारी भाषा में, हमारी टोन में भी बोलेगा, हर व्यक्ति की टोन में भी बोलेगा। तो मुझे लगता है कि इट विल हेल्प अस। और बस ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को, मतलब अभी एक होता है कि हमने कोई टेक्नोलॉजी आई, हम उसके बारे में क्रेजी हो गए, पहले तो शॉक हो गए, क्रेजी हो गए और फिर फाइनली उसको सरेंडर हो गए। तो मुझे लगता है दिस विल नॉट बी द वे। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़े समय के लिए क्रेजी हो सकते हैं किसी भी नई टेक्नोलॉजी से। होता है ना कि जैसे टीवी आया तो वाह व्हाट इज दिस, कलर आया फिर और ज़्यादा हो गया, ऐसे टेलीफोन आया, इंटरनेट आया, अब एआई आया, तो ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए हम लोग एक्सप्लेनेटरी ऐसा हो सकते, ओह व्हाट इज दिस, लेकिन उतना उससे ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो हम लोगों की आज के समय में हमेशा मनुष्य का अपना चिंतन, मनुष्य का अपना विचार और मनुष्य का अपना चरित्र, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो बातें ही आपका बिहेवियर, क्या हुआ भाई, वो ही बातें आपका बिहेवियर तय करती हैं। और आज के समय में हम लोग इतना सब होने के बाद भी चिंता तो वही कर रहे हैं कि मनुष्य का बिहेवियर क्या है। अभी हम सोच रहे हैं कि पत्रकार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हर एक की एक्सपेक्टेशन है, आदर्श होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए, उसको जो वास्तविकता है वही दिखानी चाहिए, उसको पॉलिटिक्स को रिपोर्ट तो करे लेकिन वो पॉलिटिक्स ना करे, ये अपेक्षा है लोगों की। वो मतलब हर चीज़ में जाए लेकिन वो उसके पार्टी ना बने, ये लोगों की अपेक्षा है। ये बात केवल जर्नलिस्ट को इसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि केवल जर्नलिस्ट से अपेक्षा है।
तो ये अपेक्षा समाज में हर एक की है। मैं जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हम चले एक दिन गए हम लोग एयरपोर्ट पे, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी एयरलाइंस का कुछ लेट हो गया, कुछ हो गया, तो लोग अपना जैसे होता है, कुछ लोग शांति से बैठते हैं, कुछ अपना फ़ोन पे लगते हैं, कुछ गुस्सा करते हैं। तो सेम पिक्चर जैसे आप लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे, सेम पिक्चर था। तो एक ज़्यादा ही कुछ करने लगे। फिर मैंने उनसे, मुझे लगा कि ये इतना क्यों सीन क्रिएट कर रहे हैं भाई, क्या हो गया? ठीक है, लेट हो गया, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो वो तो बहुत बड़े अधिकारी, वो तो बहुत बड़े अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे। फिर मैंने पूछा आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? वो बताना ठीक नहीं होगा डिपार्टमेंट का नाम वगैरह। बट फिर मैंने उनसे पूछा आपके डिपार्टमेंट तो महीनों महीनों लेट करता है, मैंने कुछ घंटे ही लेट किया है, ठीक है, यू शुड बेयर विद देम। तो ये क्या होता है कि इसलिए हम लोग सभी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर जो है वो ठीक होना चाहिए। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि ही शुड बिहेव प्रॉपरली। हम वकील के पास जाते हैं, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ही शुड बिहेव प्रॉपरली। हम टीचर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई कम से कम टीचर को तो अच्छा रहना चाहिए। सो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। जजेस के पास हम जाते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जजेस तो ईमानदारी होना चाहिए, और जजेस लोगों को तो टाइम पे काम करना चाहिए, उनको निरपेक्ष होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ये हर समय रहती है। आज के समय में वो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा उसकी चर्चा हम कर रहे। क्यों? क्योंकि हर फील्ड में लोग इस बात को मैकेनिकल अगर हम हो जाएंगे, अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में क्रेजी हो जाएंगे, वी शुड यूज टेक्नोलॉजी प्रॉपरली। मैं भी यूज़ करता हूँ, सबको करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को तो टेक्नोलॉजी होती है उसकी सुविधा के लिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हर जनरेशन ने की है। तो इम्पॉर्टेंट इश्यू है कि हम उसका जो भी उपयोग करते हैं किसी भी प्रोफेशन में। आज कुछ प्रोफेशंस पुराने हैं, कुछ प्रोफेशंस नए हैं। कुछ प्रोफेशंस पुराने हैं, जैसे नारद जी हमारे बहुत पुराने हैं, प्रोफेशन पुराना है इंफॉर्मेशन का, बट फॉर्मेट नया है, फॉर्मेट नया है। और हर क्या होता है कि अगर हम उसी फॉर्मेट पुराने नियम को ही लगाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, नए फॉर्मेट है तो नए नियम होंगे। हम जिस युग में चल रहे हैं, जिस काल में चल रहे हैं, उसके अनुसार नियम होंगे, बट फंडामेंटल्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की हमारी पब्लिक लाइफ में, जहां हम नेताओं से अपेक्षा कर रहे हैं, सरकारों से अपेक्षा कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से अपेक्षा कर रहे हैं। एयरलाइंस वाले होता है, उसको लगता है रेलवे टाइम पे चलना चाहिए, रेलवे वालों को लगता है एयरलाइंस टाइम पे चलना चाहिए। मतलब देयर इज अ क्रॉस एक्सपेक्टेशंस है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सभी की जिम्मेदारी होगी कि हम अपने लाइफ में जो हमारा बिहेवियर है उसको अगर हम सही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 21st सेंचुरी आ जाए, AI की आ जाए, BI की आ जाए, CI की आ जाए, मतलब आगे आएगा ना, कुछ और आएगा। जेड तक है, उसके बाद और अल्फा बीटा गामा बहुत कुछ आ सकता है, नो प्रॉब्लम, वो तो आता रहेगा, बट सेम थिंग विल बी एक्सपेक्टेड। और इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों का बिहेवियर, जो कैरेक्टर है वो जिससे डिसीजन उसका होता है, हमारा जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर हम जिससे डिसाइड करते हैं, वो बेसिक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोगों का ये हो रहा है मॉडर्न लाइफ में, हम उसको कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उस बात का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा हूँ, 100 वर्ष से संघ इसी पर लगा हुआ है कि भाई अगर बेसिक बात होगी, मनुष्य अगर सही होगा तो आपकी ज़माना कौन सा भी आ जाए, हम सही काम कर सकते हैं। अगर वो सही नहीं होगा तो कुछ कितना भी ज़माना बदल जाए, कोई भी ज़माना आ जाए, हम सही काम नहीं कर सकते। और इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए ये जो हमारा कर्तव्य है, नागरिकों का जो कर्तव्य है हमारे देश में, बाकी देशों में शायद इसको सिविक ड्यूटी से समझते हैं कि जो आपका, क्योंकि सिविक मतलब आप नागरिक हैं, तो नागरिक के नाते आपके जो बंधन है वो आपके कर्तव्य है। लेकिन हमारे देश में तो हम लोग उससे बियॉन्ड जाना चाहते हैं। एक धर्म का कर्तव्य है जो आपको शायद कानून से बाइंड नहीं करता है, जो आपको शायद आपके ऊपर CCTV नहीं है, मतलब क्योंकि आजकल होता है ना कि आप CCTV कैमरा की नज़र में है तो लोग थोड़ा बिहेवियर चेंज कर देते हैं, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट।
करेक्ट तो ये होगा कि सीसीटीवी कैमरा तो भगवान का लगा हुआ है, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले देख रहे हैं, नहीं तो ऊपर वाला देख रहा है। तो लोग जनरली ऊपर वाले का नाम ऊपर वाले का लेते हैं, चिंता ऊपर वाले की करते हैं, मतलब ऊपर वाला जो होगा उसकी चिंता करते हैं। तो एक्चुअली ये बात तभी संभव है जब हम धर्म के बारे में सोचेंगे और धर्म को लोग एक रिलीजन के रूप में देखते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास ये हुआ कि जो 300, 400, 500 वर्ष हम लोगों की जो ज्ञान की परंपरा है उसमें बहुत सारी बाधाएं आ गई और उस कारण से बहुत सारी जो हम अपनी बारे में ही थोड़ी हमारी समझ या जो फ्लो था, फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज था, वो थोड़ा इंटरप्ट हुआ। कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड कारण से भी हुई। ब्रिटिश काल में थोड़े जो भी मतलब ऐसे ऐसे आइडियोलॉजीज आई अपने देश में, तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें जानबूझकर भी बनाई गई, दिखाई गई, हम लोग को समझाई गई। तो कुल मिलाकर जो रिलीजन की कंसेप्ट थी एक लिमिटेड तरीके से देखने की, उसी को भारत की जो धर्म की कंसेप्ट है, जिसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं, धर्म बोलते हैं, उसके इक्विवेलेंट माना गया और उस कारण से जनरली हम दोनों को रिलेट कर देते हैं। उस कारण से धर्म समझना ही मुश्किल हो जाता है। और फिर धर्म की बातें एक मैथोलॉजिकल या मतलब जैसे होता है ना कि मतलब गीता का पाठ, मतलब जब कोई चला जाता है तो गीता का मंत्र सब सुनते हैं, बट दैट इज नॉट फॉर दैट। वो तो जीवन के समय में सुनने के लिए है। तो वो धर्म की बात है कि भाई आप एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है तो एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे से आप जानते हो, कंसर्न्ड हो, तो आपका कंपैशन आएगा और कंपैशन है तो आप एक दूसरे की चिंता करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से है। आजकल मैं एक उदाहरण भी देता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर हम सोचते हैं कि भाई अगर हम ट्रैफिक से जा रहे हैं तो सिग्नल है, ट्रैफिक के रूल्स है और आपका स्पीड लिमिट है, लेन फॉलो करना है, तो आप जा सकते हैं। आप अपनी साइकिल से जाओ, बाइक से जाओ, कार से जाओ, देसी कार रखो, विदेशी रखो, हाईफाई कार रखो, बैटरी की रखो, कोई भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको नियम तो फॉलो करने पड़ेंगे आपको। तो एक्चुअली जब हम धर्म की बात कर रहे हैं वो ये नियम है, ट्रैफिक रूल्स है ये, जिसको आपको हर एक को फॉलो करना है। अगर कोई बोलेगा कि भाई मेरी कार है, मैं अपने मर्जी से चलाऊंगा, तो आप कन्फ्लिक्ट ही करेंगे, आप डैश करेंगे, आप लेन तोड़ेंगे, आप किसी को चलने नहीं देंगे, मेरी गाड़ी अकेले की चलेगी, ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। तो जब हम धर्म की बात कर रहे हैं तो इस धर्म की बात कर रहे हैं जिसमें एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन को समाप्त नहीं करना है, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से भिड़ना नहीं है, बल्कि सभी रिलीजन को कोएग्जिस्ट करना है। आप आराम से चल सकते हैं, उसी रोड पे 10 से 50 कारें चल सकती है। नए जो रिलीजन आएंगे, नए कार का इन्वेंशन होगा, वो भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादा हो गया तो रोड बड़ा कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल हमारे 6 लेन, आगे जाकर पता नहीं 8 लेन भी आ जाएंगे और डबल भी आ जाएंगे, एक अंडरग्राउंड, एक ज़मीन पे, 2 ऊपर, कुछ भी हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम नहीं है, रोड की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फिर भी आप रोड कितने भी बना लो, कुछ भी कर लो, यू हैव टू फॉलो द धर्म। तो ये मुझे लगता है कि कंसेप्चुअली आज इन बातों को समझने की ज़रूरत है और तभी हम लोग अपने, इसलिए हमारे यहाँ तो धर्म को इस तरह से समझाते हैं हम लोग कि शिक्षक का, हम केवल सिविक ड्यूटीज़ नहीं बोलते हैं, तो शिक्षक का भी धर्म है, डॉक्टर का भी धर्म है, पत्रकार का भी धर्म है, हर एक का धर्म है। तो धर्म ये उस एंगल से अगर हम इस बात को समझते हैं तो मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन हम दूसरों से कर रहे हैं, दूसरे प्रोफेशन के लोगों से कर रहे हैं या हमारे आसपास के सब लोगों से कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन हमसे भी कोई कर रहा है। और इस बात को मुझे लगता है हम सब मिलकर इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, देश में हम सब मिलकर देश बनता है, हम सब मिलकर हमारी प्रॉब्लम्स जो आई है देश में, उस प्रॉब्लम्स का भी क्या होता है कि जनरली जो अच्छा हुआ उसका क्रेडिट सब लेते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसका डेबिट या उसका जो भी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबको लेनी चाहिए। ये पर्सनल लाइफ में भी है, ये फैमिली लाइफ में भी है, तभी आपका फैमिली एक साथ रह सकता है। ये सोसाइटी में भी है, ये राष्ट्र के नाते भी है, ये राजनीति में भी है, ये सामाजिक जीवन में भी है, आपको लेना पड़ेगा।
अगर देश में हिंदू मुसलमानों की प्रॉब्लम है तो वो भाई उसका अच्छा जो भी हुआ वो सबका, और जो खराब हुआ वो संघ वालों का, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई हिंदू मुसलमानों की प्रॉब्लम संघ आने से पहले से चल रही है, वो प्रॉब्लम संघ मुसलमानों की नहीं है, ये हिंदू मुसलमानों की प्रॉब्लम है। उसको सबको मिलकर डील करना पड़ेगा, सबको मिलकर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर देश में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारी आज जाति के रूप में हमारे समाज में समस्या है, तो उसको सबको लेना पड़ेगा ना, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सबको उसके लिए हम क्या करेंगे? कोई तो जाति के नाम पर पॉलिटिक्स करेंगे, कोई तो जाति के नाम पर अपनी अपनी ये चलाएंगे, और फिर हिंदू के नाम पर करने वालों को पूछेंगे कि आप हिंदू हिंदू कर रहे हैं लेकिन जाति तो अलग हो रही है। भाई ऐसे कैसे होगा? ये जिम्मेदारी भी सबको लेनी पड़ेगी, प्रयास भी सबको करने पड़ेंगे, तभी ये संभव है। ये भी नहीं हो सकता कि कुछ लोग तो सब लोगों को जोड़ने का काम करें, इलेक्शन में आप लोग जाति के एनालिसिस लिखते रहे, नेता लोग जाति के ऊपर वोट मांगते रहे, तो नहीं होगा। आप लोग भी उसी का एनालिसिस करते रहे तो नहीं होगा। तो ये जो हमारे इश्यूज हैं हमारे सामने आज, हमारे देश के सामने, हमारी इकोनॉमी में अगर वास्तव में हम लोगों को प्रॉस्पेरिटी आनी है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हैज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट साइमल्टेनियसली आम लोगों की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम हर काम को अगर डिग्निफाइड नहीं समझते हैं तो हर काम करने के लिए कोई कैसे तैयार होगा? और अगर हम सब मिलकर सारे काम नहीं करेंगे तो इंक्लूसिव इकोनॉमी हो ही नहीं सकती। फिर हर बार कन्फ्लिक्ट आते जाएंगे, जैसे कम्युनिस्ट कहते हैं कि एवरी टाइम देयर विल बी अ कन्फ्लिक्ट, तो वो फैक्ट होगा उसके अगर वैसा ही चलेगा तो। अगर उसका उपाय उसमें नहीं है, उनके पास भी नहीं है, उसका उपाय तो इसी में होगा कि जब हम उसको डिग्निफाइड तरीके से समझें। अभी हम अपने, और ये प्रॉब्लम केवल गांव में नहीं है, ये अगर हम समझते हैं कि ये हर जॉब को, हर काम को डिग्निफाइड तरीके से नहीं समझना, ये प्रॉब्लम किसी रूरल एरिया की है, ये प्रॉब्लम कुछ न पढ़े लिखे लोगों की है, तो ये गलत बात है। मतलब ये प्रॉब्लम हमारे शहरों की है, बड़े शहरों की है, छोटे शहरों की है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों की है, और ये प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है हमारे इतने पढ़ने लिखने के बाद भी। ये सबसे ज़्यादा गंभीर प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन बातों के बारे में सोचना है। पॉलिटिक्स इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, बट नॉट एब्सोल्यूट। इसलिए हम हर चीज़ को अगर पॉलिटिक्स के दायरे में देखेंगे तो शायद हम प्रॉब्लम को समझ भी नहीं पाएंगे। हमारा एनालिसिस अगर हर चीज़ का पॉलिटिक्स के दायरे में ही होगा, चुनाव के दायरे में ही होगा, तो न हम सब्जेक्ट को समझ पाएंगे, न सॉल्यूशन के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि सभी पत्रकार जगत के लोगों से मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि यस, पॉलिटिक्स हमारे देश का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। हम डेमोक्रेसी में हैं, हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं पॉलिटिक्स को। मैं 2018 में रशिया के चुनाव में गया और देखा कि वहाँ तो वोटिंग हो रहा है 18 में, और हमें ले गए वो बूथ में। मैं हर जगह के, शहर के, गांव के, मॉस्को के बूथ में गया, देखा कि बूथ में तो लोग आराम से आ रहे हैं। फिर वहाँ तो थोड़ा ऑर्केस्ट्रा जैसा भी चल रहा है, बच्चों के लिए खिलौना भी रखा है, चॉकलेट भी दे रहे ताकि लोग आए वोट करने के लिए, और बड़ा शांति है, कोई माहौल नहीं, कुछ नहीं। हमने कहा कि ऐसा तो बहुत ही ठंडा लगा मुझे, बोले नॉट एन्जॉयबल। तो हम लोग तो अपना चुनाव को अलग ही देखते हैं, आप लोग ज़्यादा गहराई से देखते हैं। तो वी आर द पीपल वेयर वी एंजॉय डेमोक्रेसी। हम हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, हम क्रिकेट को भी एंजॉय करते हैं, हम डेमोक्रेसी को भी, इलेक्शन को भी एंजॉय करते हैं। तो मुझे लगा कि हम लोगों का नेचर तो उस तरीके का है, हम त्योहारों को भी एंजॉय करते हैं। कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको भी हम सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, मतलब रुकने वाले समाज नहीं है हमारा। तो हम लोगों को बहुत अच्छा स्वभाव, अच्छा एक कल्चरल हेरिटेज मिला है, हम लोगों को एक अच्छी ट्रेडिशंस मिली है, और हम लोगों की आज के समय में कैपेसिटी है कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बट बाय मियरली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट नहीं होगा। ये लोगों का इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी से ही होगा। और इसीलिए जो हमारा जन है, जन, फिर तो जनसंख्या हो, जनगणना हो या और कुछ भी हो, तो उसमें जन इम्पॉर्टेंट है। हम लोग गणना पर ज़्यादा चले जाते हैं, संख्या पर चले जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो ये जन जो है उस पर ज़्यादा काम मुझे लगता है होना चाहिए।
और अगर लोग अच्छे से सोचते, आज देखिए देश में एक पॉजिटिव वातावरण है, लोग एस्पिरेशनल हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी बच्चों को अपने पढ़ाना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, देश के काम में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो ये मुझे लगता है कि सबसे एक अच्छा समय अपने देश में चल रहा है। और इस समय ये आप सभी लोगों से मेरा यही अपेक्षा है कि इस पॉजिटिविटी को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और हमारे देश के युवाओं के अंदर जो एक एस्पिरेशन है और एक पॉजिटिविटी है और वो कंट्रीब्यूटरी एक मानसिकता उनके अंदर है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि दुनिया भर में तो लड़ाइयाँ चल रही है, पता नहीं अनिश्चितता चल रही है, हम हमारे देश में एक निश्चितता, एक सस्टेन्ड ग्रोथ, एक सस्टेन्ड इंक्लूसिव हमारी इकोनॉमी, एक सस्टेन्ड सोशल अपलिफ्टमेंट, इंक्लूजन, ये जितनी भी बातें हैं, एक हमारा जो हमारा धर्म है उसके अनुसार हर एक तक पहुंचाना। हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हर साधु संतों को समाज के ऐसे बस्ती में ले जा रहे हैं जहाँ वो जाना नहीं होता है, जहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं होता, जहाँ तक ये बात पहुँची नहीं है संदेश, वहाँ तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है हर एक को इस दृष्टि से नज़र दौड़ानी चाहिए, इसमें आप लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके लिए हर एक को सोचना चाहिए। सो इट्स अ हाई टाइम फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर धर्म एंड फॉर दिस जनरेशन। तो आने वाले समय में ये निश्चित है कि भारत आगे जाएगा, हमारा धर्म जो है उसका सही स्वरूप आने वाले समय में समाज के सामने प्रकट होगा, ये निश्चित है। उस दृष्टि से हम सब लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि जिनके हाथ में आज के समय में पेन है या कंप्यूटर की बटन है या जो भी आजकल वॉइस से भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, तो वो जितने भी साधन हमारे पास है ऑडियो विजुअल, तो जो भी जिससे लोगों के ओपिनियन बनते हैं या डिसीजन मेकर्स के भी ओपिनियन बनते हैं, उनको हम सामान्य लोग भी आज प्रभावित कर सकते हैं, जर्नलिस्ट तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नारद जी का जो संदेश है कि नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन बट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड फॉर द वेलफेयर एंड इन द गुड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ये चीज़ों को हम लोग आगे लेकर जाएं, इसी उद्देश्य को लेकर ये सारे कार्य करते हैं। आज नारद जयंती के पुरस्कार का भी वही उद्देश्य है कि भगवान नारद जी हम सबको ये प्रेरणा दे और हम सब मिलकर आगे जाएं। यही एक अपेक्षा से मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। नमस्ते।